पंजे में हरा देगा। सर ऐसा पॉसिबल है या नहीं? क्या सर जो कि जिम जाएगा वो कैसे पंजे में हरा देगा किसी को? सर मैं किसी को भी हरा दूं पंजे। तू चुप रह। किसी शेर से लड़ाई में तब भी हरा जीत जाएगा। टाइगर ऑफ ब्लैक। जिम भी जाना चाहिए, पॉकेट में चाकू भी होनी चाहिए, दोनों हो। क्यों? ये क्यों नहीं? सर आज एमएच वाले सर ने बोल दिया कि जिम जाया कर। हाँ अरे स्टार्टिंग दो ऐसे चीज वो कोई और चला सर सर आओ सर मैं मुझे बता दिया ओके। पहली चीज है कि in certain cases there is a friction not required, so we have to reduce friction where we are not required when we are carrying some luggage। तो एक जगह से अगर हम दूसरी जगह लगेज ले जाते हैं तो आपको मालूम है कि व्हील जो है वो एक रिवोल्यूशन है। व्हील के नाम से ही रिवॉल्विंग से रिवोल्यूशन वर्ड आया। ये रिवोल्यूशन वर्ड कैसे आया? जो रिवॉल्व कर जाए। तो सोसाइटी में रिवोल्यूशन किससे आया? व्हील से। तो व्हील ने क्या किया बताइए? किसी चीज़ को ले जाने का सबसे आसान तरीका उसने फ्रिक्शन घटा दिया, और फ्रिक्शन घटने की वजह से आया। तो व्हील रिड्यूसेस फ्रिक्शन। एक तो ये चीज़ हो सकती है। आप ये जानते हैं कि बॉल बेयरिंग में ग्रीस लगती है या ऑयल भी डाला जाता है? तो क्या फ्लूइड आल्सो रिड्यूसेस फ्रिक्शन? फ्लूइड से क्या होगा बोलो? फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ बुक में एक हेडिंग लिखी हुई है, जरा इसे देखो। व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। व्हील्स से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। सो wheels are used in most of the transport। wheels देख लो, wheels are used, बात नहीं करो, to in transports, ध्यान दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो व्हील है, व्हील जब किसी चीज पे चलती है ना तो ड्रैग नहीं होता है, रोल होता है। व्हील की वजह से रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है। ड्रैग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन की कम। तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन एक होता है ड्रैग फ्रिक्शन, खींचना, उससे 1000 गुना कम है। रोलिंग में क्या किसी पार्टिकल को तोड़ना पड़ता है क्या? उनके बीच की इरेगुलरिटी, उसमें तो बस घूमना पड़ता है। एक जगह घूमे फिर दूसरा पॉइंट फिर वहाँ घूम रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी मच लेसर देन द ड्रैग फ्रिक्शन। उसी सूटकेस में अगर तुम्हारे चक्के जाम हो जाएं, उसमें कुछ फंस जाए और तब तुम उसी कार को धक्का लगाओ, चक्कों को जाम कर दो, ताले वाले बंद कर दो, कदे घूमेंगे नहीं, बस रहेंगी। तो उसमें आसान है कि वो घूम सके, तब आसान। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी मच लेसर देन द ड्रैग फ्रिक्शन। बात समझ में आई? बिल्कुल चीज को रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन फ्रिक्शन इज लेसर देन, अब देखो, ड्रैग फ्रिक्शन। क्या तुम अनिश यही सोच रहे हो कि इसी सिद्धांत पर बॉल बियरिंग बनाई गई है? चेक करो। यस सर। इसमें इन दोनों के बीच में एक ऐसे बॉल्स लगा दी गई, स्टील बॉल्स। अब जब अंदर वाले को हमने फिक्स कर दिया और ऊपर वाले को घुमाया, तो ऊपर वाले को घुमाने में ये रोल करता है। ये सब क्या करते हैं? तो इसमें अल्टीमेटली जो ऊपर की चीज है, जैसे तुमने बॉल बेयरिंग घुमाई तो घुमाने में क्या हो रहा है? अंदर की बॉल्स रोल कर रही हैं। तो यू हैव कन्वर्टेड ड्रैग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। सेंटेंस रिपीट करो। यूजिंग रोलिंग फ्रिक्शन इज बेटर देन ड्रैग फ्रिक्शन। तुम सुन ही नहीं रहे थे जब मैं बोल रहा था, मुझे तुरंत पता चल गया। रिपीट करिए मंगल।
बोलो. So what we have done in this ball bearing? बताओ आरिश. Sir, we decreases drag. So in ball bearing we have converted drag friction into rolling friction. हमने किसमें बदल दिया? By using steel balls. समझ में आ गई बात? तो जब तुम ऊपर का ऐसे ऐसे करते हो तो क्या वो घिसती है अंदर में कि नहीं घिसती? घिसती नहीं है, क्योंकि अंदर बॉल रोल कर रही है. बात समझ आई? So we have converted drag friction into rolling friction by using steel balls in ball bearing. Repeat करो. So we have converted drag friction into rolling friction by using a ball bearing. सही, रिपीट करो. So we have converted rolling friction in drag. अच्छा, बहुत बड़े कलाकार हो, अब मुझे पता चला. Now, it is your secret of your ignorance. ये मतलब तुम्हारा राज है ignorance का. So we have converted drag friction into rolling friction. In ball bearing. तो इसीलिए चीज आसान हो जाती है, इसीलिए साइकिल आराम से चलती है. आगे देखो, क्या अगर मान लीजिए इस बुक के नीचे हमने बहुत सारी पेंसिल्स लगा दी हैं, तो अब इसे रोलिंग फ्रिक्शन माना जाएगी. ड्रैग. तो रोलिंग फ्रिक्शन से क्या अब ये बुक बहुत आसानी से चल सकेगी. कभी कभी लोग बॉक्स के नीचे भी 2-3 ऐसे पाइप्स रख देते हैं तो बॉक्स को आसान हो जाता है रोल करना. बहुत भारी बॉक्स हो और नहीं खिसका पा रहे हो तो उसके नीचे क्या करो, छोटे छोटे पानी के ऐसे कोई पाइप लगा दो. नाउ इट कैन रोल इजीली. ऐसा होता है कि नहीं? चलो अब देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन. देखो फ्लूइड किसे तुम मानते हो प्रियांशु? फ्लूइड फ्रिक्शन. सर वो रोलिंग Sir, फ्रिक्शन liquid और सर के बाद क्या लिखा हुआ है? लिक्विड एंड गैस. लिक्विड एंड गैस. In ball. We have converted drag friction into rolling friction in ball bearing. Ball bearing में ऐसा हमने किया. अब देखो fluid, anything which can flow is called fluid. और जो भी fluid हैं जैसे एयर, वाटर, ये सब fluid हैं, इसके एग्जाम्पल हैं. तो दे आल्सो ऑफर्स फ्रिक्शन. अगर तुम एक लकड़ी की पतली सी डंडी को ऐसे ऐसे हवा में करो तो क्या आवाज़ आती है? ऐसे लगता है. कोई पानी में करके देख लो तो भी आवाज़ आएगी. तो ड्रैग है. अगर हवा में करोगे तो एयर ड्रैग है और पानी में करोगे तो वाटर ड्रैग. लेकिन मुश्किल तो होती है और ज़्यादा तेज करोगे तो तुम्हारी लकड़ी में टूट जाएगी. सो दैट इज एयर एंड वाटर offers friction called drag friction. इसी को ड्रैग फ्रिक्शन कहते हैं. इतना ज़्यादा ड्रैग फ्रिक्शन हो जाता है एयर ड्रैग में कि हवाई जहाज जाता है एरोप्लेन तो इतनी तेज आवाज़ आती है कि नीचे से गुजर जाए तो ये सब शीशे और खिड़कियाँ टूट जाए. ऐसा 96 में हो चुका है. नीचे से एयर शो हो रहा था तो मैं भी यहीं पर ही था. तो उस समय कईयों को हरजाना देना पड़ा एयरफोर्स क्योंकि वो लो फ्लाइंग कर रहा था. तो जो खिड़कियां थी बहुत सारे होर्डिंग्स गिर गए, टूट गए, क्रैश. तो समझो एयर ड्रैग कम नहीं है और ये इतना ज़्यादा है कि एक एयरक्राफ्ट का जो बाहर का एरोप्लेन स्ट्रक्चर है वो 15 साल में बेकार हो जाता है. एयरक्राफ्ट की लाइफ 15 साल ही क्यों होती है? क्योंकि उसके जो विंग्स हैं उसमें इतना ज़्यादा जब वो उड़ता है तो क्या इस पर प्रेशर नहीं लगता होगा एयर का, और उसी की आवाज़ आती है. कितनी तेज़ आवाज़ आती है कि कान बंद कर लेना पड़ता है. सो एयर ड्रैग इज़ वेरी मच. और कोई भी जहाज़ जो उसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती? So क्योंकि क्योंकि वो हवा से फ्रिक्शन जाने के की वजह से सर उसके पार्ट्स उड़ जाएंगे. उड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, विंग से तेल ही बिखर जाएगा. सो दैट इज फ्रिक्शन डज नॉट अलाउ टू क्रॉस द एयरक्राफ्ट स्पीड बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट. उससे ज़्यादा वो होने नहीं देता है. नहीं तो ऐसा नहीं कि जहाज अच्छे अच्छे नहीं बना सकते. कितने आरपीएम पे हम बना चुके हैं लेकिन हवा में जाने के बाद उनके विंग्स हैं, उनमें रिविट्स लगी है
वो टूट जाते हैं। तो इस वजह से बहुत बार प्रयास करके देखा जा चुका है, तो इसलिए यही दिखाया गया तुम्हारी बुक में। फिर भी ये दिखाया गया है कि उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया है कि जैसा चिड़िया का स्ट्रक्चर होता है, तो वो चिड़िया जैसे चलती है उसी तरीके से वो अपना स्ट्रक्चर, वो अपना पैर ऐसे कर लेती है ना चिड़िया चलते समय, तो ये यही, तो दिस इज द स्ट्रक्चर टेकन बाय एरोप्लेन। तो एरोप्लेन ने भी कैसा बनाया, इसीलिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया कि लाइक ये देखो ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एरोप्लेन। सो इट इज लाइक दिस। क्या लग रहा है? नहीं लग रहा तो अब देख लो। It looks like. इस कैसे किया गया है? That is, it is known as streamline motion. इस बिल्ली का भी स्ट्रीमलाइन मोशन है, तेजी से भाग लेती है। पॉज कर दे। चलो अब देखो, सो लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ, यानी कहने का मतलब है जो तुम्हारी कारें बनती हैं वो जितनी स्ट्रीमलाइन होगी, तुमने रेसिंग कार देखी है, सामने बहुत ज़्यादा फेस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल फेस सके, कार में भी तिरछा शीशा लगा है, बिल्कुल बर्ड टाइप भी बनाया हुआ है। तो ऐसा चाहे मछली हो चाहे चिड़िया हो, मछली का भी ऐसा ही शेप होता है पानी में। क्यों ऐसा होता है बताओ? क्योंकि एरोडायनामिक शेप, सब पानी उसको कट करे, पानी ये पानी को तो ज़्यादा पार्टिकल्स उसको जैसे उसका फ्लैट शेप होता है उसको छीन के आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो इसके विंग्स हैं, ये विंग्स हो चाहे फिन हो, ये पीछे रडर पैडल, ये दीज आर ओनली फॉर मैनूवरिंग। वो इसको ऐसे ऐसे करके इधर उधर चली जाती है, तो हाँ कहीं भी ले जाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। वैसा ही बिल्कुल स्ट्रक्चर इसमें बनाया गया है। वाटर ड्रैग, और ये क्या है, वाटर ड्रैग में सब मैरीन में ऐसा डिजाइन किया जाएगा, और अगर एयर ड्रैग हो तो चिड़िया की तरह डिजाइन किया जाएगा। सो ये ऐसा क्यों किया जाता है? एयरक्राफ्ट इज स्पेशली डिजाइन एज द शेप ऑफ फ्लाइंग बर्ड। इस सेंटेंस को कंप्लीट करो गौरव। एयरक्राफ्ट इज स्पेशली डिजाइन एज द शेप ऑफ फ्लाइंग बर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन एयर ड्रैग। एयर ड्रैग। अब इस सेंटेंस को पूरा बोलो प्रिंसिपल अनिकेत बोलो। The aeroplane designed by birds to decrease एरोप्लेन is designed as flying bird। कैसे डिजाइन किया जाता है? फ्लाइंग बर्ड। आज इस सेंटेंस कंप्लीट करो। एरोप्लेन इज डिजाइंड एज फ्लाइंग बर्ड। फ्लाइंग बर्ड की तरह से डिजाइन किया गया। क्यों बोलो? to reduce air drag. टू रिड्यूस एयर ड्रैग। Air drag is undesirable for flying aircraft and it limits aircraft में किसको लिमिट कर देता है? Speed of aircraft. It is totally undesirable because it reduces the life of aircraft. तो air drag क्या है? Air drag is undesirable. In aircraft as it reduces life of aircraft। चलो आगे देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। प्रभाव। नाउ that this friction opposes the dash between surface in contact with each other। सर मंगल। मोशन। रिलेटिव yes relative motion लिखो। relative motion। अनिकेत friction depends on the dash of surface। सर सही है, अच्छा बताया। ओके सारांश।
सी फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, मोर सर बोलो. बोलो. हाँ, Heat. हीट. फ्रिक्शन से क्या होता है? हीट प्रोड्यूसेस. रिद्धि, Yes, sir. sprinkling of powder on the carom board does friction. Reduces. Divya, sliding friction is then the static friction. एक होता है पहले रुकी हुई चीज है, तो रुकी में ज्यादा फ्रिक्शन है कि एक बार चल दे तब ज्यादा फ्रिक्शन. एक रुकी अलमारी है तो तब ज्यादा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा कि चल दे तब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. चल देगी तो एक बार जब उसके नीचे की रेगुलेटरीज टूट गई तब तो आराम से चलती रहेगी ना. तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब समझती हो? रुकी हुई चीज में जो फ्रिक्शन है. और स्लाइडिंग फ्रिक्शन वही अलमारी जब चल दे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है. तो कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा है? स्टैटिक फ्रिक्शन बताने सही बताया. यस सर, सही हाँ. सर. तो शुरू में जब रुकी हुई चीज है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी फ्रिक्शन ज्यादा है. और एक बार उसी अलमारी को चला लो या कार चलने ही लग जाए तो फिर चलती रहेगी. तो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर. No, sir. Sir, more कैसे होगा? Sir, more Sir, means less. less. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन. ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन. प्रभात, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static, sliding friction in decreasing order. एक है रोलिंग फ्रिक्शन, सर, सी होगा. रोलिंग है, रोलिंग में आगे बढ़ रहा है. और दूसरा है कि चलती हुई चीज है और एक रुकी हुई चीज है. ये चलती हुई गाड़ी है तब फिर फ्रिक्शन जो है, और एक है रुकी हुई अलमारी है तो स्टैटिक है. अब इसमें इनको घटते क्रम में बताओ, यानी सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें है उससे पहले, फिर उससे कम. प्रभाव बता जरा. Static, सर, static. सी बताओ. होगा. So C होगा इसमें. घटते हुए क्रम में स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग. स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग Or wrong. दैट इज स्टैटिक. स्लाइडिंग रोलिंग उससे कम फ्रिक्शन किसमें है? सर, स्लाइडिंग. So sliding. स्लाइडिंग. और उससे कम Rolling. रोलिंग. चलो नेक्स्ट इज a leader runs her toy car on a dry marble floor. Wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on car on the different surfaces includes. सर, एयर. पूछा. तो अब देखो So ऐसे पूछा जाएगा वही बताया. तो अब देखो इसमें है ड्राई मार्बल फ्लोर है, वेट मार्बल फ्लोर है और न्यूज़पेपर एंड टॉवेल. तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रिक्शन बताना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिव्या बताओ सबसे कम किस में होगा? सबसे कम श्रेयस बताओ. wet marble. उसके बाद Dry marble. उसके बाद उसके बाद newspaper. उसके and बाद towel. सही है. तो कौन सा होगा बोलो? नाउ थर्ड का ए. फोर्थ देखिए. सपोज योर राइटिंग डेस्क इज tilted a little. A book kept on its start sliding down. Show the direction of frictional force. मान लीजिए कई बार आपने ऐसा देखा है, ऐसी डेस्क भी आती है और उसमें कोई बुक रखी है, Sir. ऐसे बुक रखी है और ये नीचे गिरने लग जाए Sir. तो इट इज टिल्टेड. ओके, तो अब इसमें ये तो मूविंग है. रुक जाओ. हाँ, बता सकते हो गुंजन, अगर ये बुक नीचे जा रही है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? गौरव, ऊपर की ओर. सो आप क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन.
friction मैंने बताया था will act opposite to the direction of. सर वो फ्रिक्शन लिखा है एक मिनट, फ्रिक्शन ये ना ये वाला हाँ फर्स्ट वाला जो मिटा दिया हो गया सर क्वेश्चन You spill a bucket of soapy water on marble floor accidentally. सर Would it make it easier or more difficult, Nipun, for you to walk on the floor? Why? Sir, more डिफिकल्ट difficult. बना देगा क्योंकि सर फ्रिक्शन नहीं रहेगा सर इरेगुलरिटीज को कम कर अरे भाई मैं निपुण। बोल रहा हूँ कि दो बोल रहे हैं हर बार उसी को तो बताना था ना। सर हमने निकेत बोला था क्या? सब Sir, सब it will be more difficult because as it reduces friction on the floor. अब लिखो friction helps. देखो friction helps us in walking by spilling soapy water. अगर सोपी वाटर को जमीन में गिरा दो on surface, friction reduces and there is a fear, हमेशा चांस रहेगा, there is a chance of slipping. ठीक है, so it is difficult to walk on wet surface. So it is difficult to walk on it. Difficult to walk on it. Next देखिए, श्रद्धा, why sportsman uses shoes with spikes? जो दौड़ने वाले होते हैं, वो क्यों, तुम भी एक स्पोर्ट्समैन हो, बताओ क्यों स्पाइक्स वाले शू ऐसे प्रेफर करते हैं? थोड़ा सा और बताओ। increases friction. हाँ, तो ऐसा होता है जो इनके शूज होते हैं उसमें, ये देखो इसमें बहुत सारे ऐसे स्पाइक्स होते हैं क्या? Now, the sportsman uses, ठीक है, sportsman uses shoes with spikes. Spikes का मतलब ये जो कांटे या दाने निकले हैं, as it increases friction between feet and ground and reduces chance of slipping. इससे स्लिप तो नहीं करेगा ना कोई. So it helps in running. Sportsman, it helps in running sportsman. Pravat, Iqbal has to push a lighter box and Seema has to put a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a larger force? क्या तुमको ऐसा लगता है कि हल्की चीजों में कम फ्रिक्शन लगता है, बड़ी भारी चीजों में ज्यादा? ऐसा नहीं होता होगा. सर क्योंकि इसका मास ज़्यादा तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन ऐसा होता है. हल्की चीजों में तुम्हें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत भारी चीज है तो तुम्हें ज्यादा फोर्स इसीलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग और ज्यादा हो जाती है. चलो मटेरियल से होता है ना. मटेरियल रबड़ का वो देखो सर उसके मास में डिपेंड करता है. सर मैं बताना है. तो आइस का मास ले लेगा. दो चीजें मैं बता रहा हूँ, सुनो इस बात को, अभी बता रहा हूँ. देखो अगर मान लो एक ये है और एक ये है,
दोनों ही 2 किलो की हैं, इसको सीधा रखा गया, इसको उल्टा रखा गया। और अगर मैं इसको खिसकाऊं तो किस केस में ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा? सर इस वाले में से। चलो अरे इसमें लगेगा, राइट हैंड सर, लेफ्ट हैंड। ये ठीक बता रही कह रही है फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। पढ़े लिखे लोग ही बता सकते हैं, सब नहीं बता पाए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये 10th में है, अरे कैसे बता लिया अभी? क्या बताया इसने? Friction is depend on nature. On the area of contact. Independent on The nature of area of contact, but depend on mass and nature of surface. अभी आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे फ्रिक्शन इज इक्वल टू न्यू mg। ये फार्मूला 10th में ही आने वाला है, मास पे, ग्रेविटी पे और नेचर ऑफ सरफेस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आगे आने वाला है, अगली क्लास में आएगा, अभी नहीं आएगा, अगली से अगली में जाएगा। तो अभी हम क्या बात करें, लेकिन तुम इतना जान लो कि किस चीज पे डिपेंड करेगा। मास ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, सही, क्योंकि इंटरलॉकिंग बेटर हो जाएगी। सो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट किस चीज पे? 2 चीज पे डिपेंडेंट बताओ। Depend. अभी बताया Mass मैंने, पे और nature पे. सही, वो भी उस पर अब ग्रेविटी तो सबके लिए सेम ही है। सो एंड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये किसी का आंसर नहीं है, अगर फिल इन द ब्लैंक में दे देता हूं संडे में, तब तुम्हें ये लिखना होगा। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट depends on mass and nature of surface. फिर इन द ब्लैंक पे लेते आ रहा, ठीक? अगर आएगा तो ऐसे लिखे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम अगले आंसर पर आते हैं। उसमें कहा गया है इकबाल एक हल्की चीज को चला रहा है और सीमा भारी चीज को, इकबाल भारी को कर रहा है। इकबाल हल्का. सीमा को ज्यादा रखिए, सीमा को ज्यादा वेट चलाना पड़ा ना। अब देखिए लाइटर बॉक्स को किसे ज्यादा, नाउ देखिए, if object is heavier then larger friction will be there on moving it, ठीक है। so देखो सीमा will have to apply larger force because on heavier objects more friction is exerted against relative motion। जब relative motion होता है तो भारी चीजों पे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, सही है। so सीमा as to अप्लाई, आप ऐसे देख लो, ये सीमा है और सीमा क्या कर रही है, इसको कर रही है, तो अब ये और ये इकबाल है, हाँ, और ये इकबाल है, तो इकबाल इस पर ठोकर मार रहा है बूट से, तो बताओ इकबाल को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सीमा को? सर इसमें दिया सिमिलर बॉक्स, सिमिलर है तो सब कुछ सही है। Similar but heavier. बट सिमिलर का मतलब है कि ये खाली सिमिलर ही रखोगे, ठीक है। ऐसा एक खाली एक नाउ सीमा हैज टू अप्लाई लार्जर फोर्स, क्यों करना पड़ेगा? एज द मास इंक्रीजेस द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सीमा हैज टू अप्लाई लार्जर फोर्स एज, तुम ऐसे ही देख लेना, तुम घर में रहोगी ना, जब जिस दिन फरिया, एक छोटे बच्चे को जमीन में बैठा खिसका के देखना और रिद्धि को नहीं खिसका पाओगी, और जो छोटा बच्चा है उसको पैरी से खिसका तो किससे क्या पता चल रहा बताओ? कि दैट इज द हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैविंग मोर फ्रिक्शन, समझ आ गया? लार्जर फोर्स एज, क्यों उसे अप्लाई करना पड़ेगा? एज हेवियर ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा? फॉर हेवियर ऑब्जेक्ट्स एज व्हेन मास इंक्रीजेस, तो क्या होगा बोलो? फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन देखो। Explain why sliding friction is less than static friction. So check करो,
अगर मान लो ये है, ऐसे इरेगुलरिटीज हैं, तो जब दो चीज एक दूसरे के ऊपर रखी रहती तो वो एक दूसरे पे सेट हो जाती है। ये देखो, when one object is static on other, then their irregularities are interlocked. वो आपस में क्या हो जाएंगे? Interlocked. And once when you manage to slide it, then this interlocking is broken and new interlocking cannot be formed. इतनी जल्दी जल्दी तुम चला रहे हो, क्या उस पर इंटरलॉक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ऑलवेज स्लाइडिंग का मतलब खिसकाने वाला, रोलिंग की तो मैं बात ही नहीं कर सर रहा। हल्का हल्का इतना ही। ये देखो, कुछ भी हो, ये तो छोटी चीज, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितना लगा रहे हैं कितना नहीं लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज में कार को या फिर किसी के स्कूटर को तुम धक्का दोगे ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि एक बार चल गई तो चलाते ही रहो, रुक गई तो और मेहनत लगी। हाँ तो इस चीज में ये चीज है, क्योंकि आपने इंटरलॉकिंग तोड़ दी, इंटरलॉकिंग तोड़ दी तो नई इंटरलॉकिंग उसके अंदर में घुस नहीं पाएगा। अगर चलता रहे तो उसके अंदर फंस नहीं पाएगा, और रुक गया तो फिर फंस जाएगा। इसलिए लिखो, that is when object is at rest, then the two surface are get interlocked. कैसी हो जाएंगी? So it is difficult to break them. Hence, static friction is more than sliding friction. अब repeat करो। ये तुम हर बार एक्सक्यूज देते हो, सर हम काम मोटी बुद्धि के, हम कैसे बता पाए? ऐसे ऐसे क्यों बोलते हो? बताओ। So hence, if we apply force, then when the object is moving, then the irregularities get broken. अच्छा, When object on rest well, हाँ ये सही होता। then the irregularities will increase. Then hence, if When moving object the irregularities is broken. when two objects are at rest and in contact, देखो टू ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर हो और इन कांटेक्ट पे हो, देयर इरेगुलरिटीज आर इंटरलॉक। वे आपस में क्या हो जाएंगी? देयर इरेगुलर सरफेसेस। इसका डायग्राम तुम्हारी बुक में बना है। सरफेसेस आर इंटरलॉक, so it is difficult to break them. Hence, अब आलोक सेंटेंस कंप्लीट करो। Hence, इसलिए मंगल पूरा करो। Contact the irregular surfaces are interlocked, so it is difficult to break them. इसको तोड़ना मुश्किल है। Hence, static friction, As a static friction is easier to move. ये सही कह रहे हैं। Static friction is more than sliding friction। बहुत बढ़िया। Sliding friction is easier. Easier नहीं। Lesser. अच्छा, less Static friction is more than sliding friction। वही आलोक ने क्वेश्चन देख लो, बोले क्वेश्चन ही तो पूछ रहे। That is hence static friction is more than sliding friction। ये बात समझ आ गई? Static friction, once object starts moving, then the irregularities get disengaged and are not interlocked, so it is easy to move them। जब एक बार ये चल दें तो क्या होगा? फिर से बताते हैं मगर देखो, एक बार चलते तो उसके अंदर जो इरेगुलरिटी वो ब्रेक हो जाएंगे और वो कंटिन्यू मूव होते रहेंगे। अभी तुमको दूसरी तरीके से दिखाते हैं मगर देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर, ये लिख लो मगर। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों मोर है? बिकॉज इरेगुलर सरफेस आर इंटरलॉक। इरेगुलर सरफेस इंटरलॉक हो जाएंगे कि नहीं? इरेगुलर सरफेसेस आर, तो मैंने अभीश की तरह बना दिया। सरफेसेस आर इंटरलॉक
ठीक है, इसलिए ऐसा है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ज्यादा है बताता हूँ कि इंटरलॉक्ड है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों लेस है? तो उसमें इंटरलॉकिंग नहीं होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस as when interlocking is broken. Interlocking अगर टूट गया है, as now interlocking कैसी हो गई है? Is broken and surfaces are free to move. And अब समझ में आई बात? यही लिख देना, फिर वो मत लिखना, ये ज्यादा आसान है। ये दोनों में से कोई सा भी लिख सकते ये हैं। लिखना ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि सरफेस इंटरलॉक्ड है, और इसमें लिख देना सर इंटरलॉकिंग टूट गई है, एंड नाउ सरफेसेस आर फ्री टू मूव, एंड सरफेसेस आर फ्री टू मूव। ओके, हेलो, अब देखो, बंक मारना है। now give example to show that friction is एक्चुअली क्या है ना, ये इसके इन्फोटेक तो लोग देख के हमारा नंबर ले लेते हैं, अब वो टैली पढ़ रहा है वहाँ पे, और ये हमारे यहाँ फोन कर रहा है। टैली क्या होता है? टैली और वो जो पैंथम ये सब यहाँ पढ़ाया जाता है ना बगल में, सारी लैंग्वेज का पढ़ा, तो कहने टैली से वापस आ गया, तो अब वो वहाँ से आया। सुनो, सुन लो, give example to show that friction is both a friend and foe. So in some cases, some cases तो अब एग्जाम्पल की ज्यादा अच्छा है। सर टेबल है। Friction as friend and friction as foe. तो फ्रेंड का कब है? वॉकिंग, हैमरिंग ए नेल, राइटिंग। रनिंग, सर राइटिंग, राइडिंग साइकिल। ठीक है, राइटिंग में तो ऐसा मत बोलो, फ्रिक्शन बस यही है। रनिंग, सर वॉकिंग हो गया। प्लेइंग, इन सब चीजों में वो एक ही बात हो गई। अब फोम किसमें? दैट इज हाई स्पीड रनिंग मशीन, कैरम बोर्ड। रनिंग मशीन, और ये जो ये व्हील है उसके बीच में ये एक्सेल होता है, सोर ऑफ शूज, तो एक्सेल एंड व्हील, जो एक्सेल है और व्हील इस पे घूमनी चाहिए कि नहीं? यस। तो एक्सेल एंड व्हील, अब जरा देखो कैसे लिखा जाएगा एक्सेल, एक्सेल एंड व्हील में होगा। और भी कोई चीज है कि जिसमें ये हमारा और कैरम बोर्ड। सर कैरम सब बोर्ड। कैरम बोर्ड और सर राइटिंग ऑन द बोर्ड। ये सारी चीजें, इतना काफी है। अगला देखो, सर वो एक्सेल व्हील क्या है? एक्सेल जो भी तुम्हारा व्हील मूव कर रहा है वो एक्सेल में बॉल बियरिंग है, तो आप बॉल बियरिंग लिख लो, बॉल बियरिंग लिख लो। एक्सेल एंड सर इसमें ये व्हील वो कहाँ है? है, सर बहुत सब दुश्मन है ना हमारे। दैट इज अरे वही अगर बहुत ज्यादा मैं फ्रिक्शन कर दूं तुम्हारी साइकिल ही नहीं चलेगी, चार लोग पकड़ के पहिया घुमाएंगे, घूम नहीं रहा है, ब्रेक पकड़नी, घूम ही नहीं रहा है। क्यों नहीं घूम रहा? क्योंकि बीच में जंग लग गया एक्सेल बॉल बियरिंग, तो क्या वो तुम्हारा दुश्मन नहीं बन जाएगा? तुम घर जा ही नहीं सकोगे। अब देखो चलते जाते 10th, explain why objects moving in fluid must have special shape. स्पेशल शेप क्यों होते हैं? That is, सेम चैप्टर। आप ये देखिए कि स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है? सर एरोप्लेन और बर्ड्स का शेप। सॉरी बॉस कर। अगर हमने ऐसा एक जहाज बना लिया है तो देखो ये स्टोन है, इस पे यहाँ से पानी की बहुत सारी धारा भेजी जाए तो क्या होगा? सर वो ऊपर नीचे ये ऐसे निकल जाएगी और ये ऐसे निकल जाएगी, यस
स्ट्रीम लाइन। लेकिन अगर मान लो यही चीज हम पत्थर पर करें, एक सामने पत्थर आ जाता है, तब तुमने देखा पत्थर पर आने जाएगी। कि पत्थर में ये ऐसे आके ऐसे हो जाती है, टर्बुलेंट। दो तरीके के इससे तुमने देखा है कि नदी में जब बहुत सारे पत्थर होते हैं तो उनके पीछे वाइट पानी लगता है, क्योंकि पीछे जाके वाटर क्या हो जाएगा बताओ, टर्बुलेंट। और इनमें इसके पीछे जाके पानी क्या होगा, अपनी लाइन ना तोड़े, तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर एयर को कोई चीज टर्बुलेट कर दे तभी तो पत्थर टूट जाते हैं पानी में, नदी में, क्योंकि वो इसकी स्ट्रीम लाइन को बना नहीं पा रहे हैं। मछली चाहे कैसे भी पानी में जाए उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस आधी स्ट्रीम उसके इधर से निकल जाती है और आधी उधर से निकल जाती है। तो क्या वो वाटर को डिस्टर्ब करती है, वाटर की किसी स्ट्रीम को, इसीलिए कहते हैं वो इट इज मूविंग अलोंग स्ट्रीम लाइन। ओके, तो इस चीज को स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो ये शेप डिजायरेबल नहीं है और ये शेप कैसा है, डिजायरेबल है, जिसमें टर्बुलेंट ना हो। मछली के जाने के बाद भी अगर पीछे वाइट पानी ना आए तो समझो वो स्ट्रीम लाइन है। और पत्थर अगर गुजारो पानी में तो पीछे क्या वाइट बन जाएगा, जैसे नदी में बन जाता है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रीम लाइन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पढ़िए। ऑब्जेक्ट्स इस चीज को लिखें, ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन वाटर शुड हैव स्ट्रीमलाइन शेप। व्हाई? ये कुछ इस सरफेस, इस शेप को क्या कहते हैं बताओ, स्ट्रीम लाइन, जो स्ट्रीम के साथ चले। देखो, ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन वाटर हैव स्पेशल शेप called streamlined shape. To reduce drag force, इससे drag force reduce हो जाएगा and they can move easily and They can move easily. these can move at faster speed. ये फास्टर स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं। अगर मान लो इसका स्ट्रीम लाइन शेप होगा तो जितनी तेज मूव करा लो, क्योंकि वो तोड़ेगा नहीं। और अगर वो टर्बुलेट हो जाएगा तो पीछे से क्या होगा, वो उसके फिन को गड़बड़ कर देगा, डैमेज करेगा, वॉबलिंग आ जाएगी ना, डैने हिलने लगते हैं अगर जरा सा इधर उधर। वाटर में से वो फ्लूइड्स निकल फ्लूइड, तो ये फ्लूइड के लिए कहा गया, फ्लूइड लिखो। ओके, नाउ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करो।